रिसर्च रिपोर्ट। जैसा कि आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स में व्हाट अबाउट रिसर्च, आपने जो रिसर्च के बारे में पढ़ा है, अनुसंधान। अनुसंधान किसे कहा जाता है? ऐसा सर्चिंग जहाँ पे रिसर्च के बारे में बताया गया, तो अगर आप उसको उस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो री प्लस सर्च, जहाँ पे किसी की खोज पुनः पुनः, री मीन्स अगेन एंड अगेन होती है, उसको हम अनुसंधान कहते हैं। और अनुसंधान किन विषयों पे होता है? जो भी समाज हमारे को जितने विषय हमारे पास समाज के अंतर्गत मौजूद हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर, अनेक विषय हैं हमारे पास, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम कोई ना कोई रिसर्च करते हैं। और वो रिसर्च क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए, समय समय पर हमारे जीवन में बदलाव आता है, और उन बदलावों के साथ कई सारे जो इथिक्स हैं, कई सारी वैल्यूज हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस ऑन विच बेसिस, किसके बेस पे हम उन चेंजेस को स्वीकार करेंगे? क्योंकि वी नीड सम सोशल आइडेंटिटी। हम समाज की सहमति के साथ, समाज के नॉर्म्स के साथ एक मनुष्य जीवन का यापन करते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी नीड अ सोशल, ना, आप लोगों ने सुना होगा कि वी आर अ सोशल एनिमल। व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी वो समाज में रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो उस जीवन यापन को चलाने के लिए हमारी सोसाइटी कुछ नॉर्म्स को, कुछ वैल्यूज को, कुछ इथिक्स को फॉलो करती है। और वो इथिक्स और फॉलो सब हम किसके माध्यम से करते हैं? जो हमारे समय समय पर नई जीवन में कोई भी विषय आता है, उन विषयों में क्या परिवर्तन आता है, उनमें क्या नयापन आना चाहिए, समथिंग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो नाउडेज वी लिसन अबाउट मोर देन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो हर एक व्यक्ति के मन में एक ऐसा होता है कि व्हाट इज द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो क्या मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हर चीज मशीन करेगी? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हाउ वी इंटरप्रेट, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हमारे पास जो रिसर्च वर्ड है, उसके माध्यम से हम, जो भी व्यक्ति इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एआई के जो मास्टर्स हैं, जिनके जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम उन सारे रिसर्च को, उन सारे नियमों को, उन सारे नए परिवर्तनों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। और वो रिसर्च करने के बाद विच मेथड, आपको किस फॉर्म में आपके पास पहुंचाएंगे, तो वो एक हमारे पास सोर्स होता है रिपोर्ट, है ना, जिसे हम राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट के नाम से अभी हम पूरा लेक्चर इसका अटेंड करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम उस माध्यम से हमें प्रदान की जाती है, और हम उसको, या गवर्नमेंट जिसको क्या करती है, बुक्स पब्लिश करती हैं, पेपर पब्लिश करती है, न्यूज में कुछ इंफॉर्मेशन आती हैं। तो वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसी तरह से हम मेडिकल फील्ड में देखें तो अभी आपने कुछ समय पहले कोविड के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करी। तो अचानक से हमारे लाइफ में कोई कोरोना वायरस आया, और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। तो ये सारे जो बदलाव थे, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई। किस तरह से कोविड आया, कौन सा वायरस था, कौन सी उसमें मेडिसिन लगी, हमने कैसे लाइफस्टाइल को ऑप्ट किया, हमने लॉकडाउन में कैसे अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग जो वर्ग थे, उन्होंने उस लॉकडाउन को कैसे परसीव किया। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, वो रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, वो उनके मास्टर्स होते हैं, उनके ज्ञाता होते हैं, और उसके बाद वो जब पब्लिश करते हैं उसको, तो विच वन इज अ रिपोर्ट, जिसको रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि थोड़ा मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बता पाई हूँ। हम रिसर्च रिपोर्ट की कुछ आउटलाइन तैयार करेंगे अभी, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स में हमें पूरी रिपोर्ट को लिखना होता है। और आप बहुत वेल नोन हो सब इस चीज से कि व्हाट इज द रिपोर्ट। हमने आज तक बहुत सारी रिपोर्ट कार्ड्स देखे हैं। किस तरह के रिपोर्ट कार्ड्स देखे? आपने अपने मार्कशीट्स देखी हैं, इट इज अ रिजल्ट रिपोर्ट। ओके, आपने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देखे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास। तो वो किस तरह से होती हैं? कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके रिलेटेड जो नॉर्म्स बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स को मेंशन किया जाता है। यहाँ पे हम जो आउटलाइन ले रहे हैं अभी, उस आउटलाइन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। कोई भी आउटलाइन है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वी नीड अ इंट्रोडक्शन, कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वहां पर क्या पूछा जा रहा है, वहां पे हम किस तरह की रिपोर्ट को मेंशन करेंगे, ये सारा वो हमने क्यों किया है, ये सारा जो एक परिचय है, वो परिचय उस विषय का इंट्रोडक्शन में हम कोट करते हैं।
सेकेंड पॉइंट आता है रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट, जहां पे अभी हमने रिसर्च की बात करी कि विच रिसर्च, कौन सी अनुसंधान, वो अनुसंधान क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट है उसको उसमें हम समराइज करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, कि ऐसा कौन सा कारण है जो जिसकी वजह से मैंने, जैसे हमने अभी बात करी कि एआई के बारे में, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिया, तो क्या ऐसा एआई में ऐसा क्या है, क्या पर्पस है जिसकी वजह से हमने एआई को अपनी लाइफ में, एक जो ह्यूमन बींग्स है अपने पूरे बिजनेस में, अपने नॉर्मल लाइफ में उस एआई को जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसका क्या पर्पस है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट, कि जो पर्पस है हमारा उसमें हम लिखेंगे कि ये कारण बनता है कि एआई में क्या हमें सुविधा है, क्या हमें असुविधा है, वो किस तरह से हमारे जीवन को संचालन करेगा, हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत फास्ट हमें अपने चीजों को, जैसे अभी आपने एआई पे अगर कोई लोग काम करते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं या उसके बारे में सुना है, तो मोर देन फास्टर ना, आप कुछ भी अगर एआई पे जाकर अपना सर्च करेंगे, गूगल जो अभी तक आप करते आए हो उसी तरह से चैट जीपीटी, नंबर ऑफ जो है एआई है हमारा अभी इसके ऊपर, तो आप कोई भी पॉइंट डालते हो, कोई भी टॉपिक डालते हो, तो आपका उसके ऊपर बहुत फास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके पास उसका पूरा टाइप होकर आता है। तो उसके पीछे कितने सारा जो वर्क होता है वो आप देखिए कि बिहाइंड इट, आपने तो सिर्फ टाइप किया और एआई ने आपको उसका पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इवन आपने कोई चैप्टर डाला तो उसका पूरा डिटेल्स आपको डाला है, तो उसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ये सारा जो आपने पॉइंट देखा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट की, तो जहां पे हम रिसर्च रिपोर्ट को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से गुण हैं जिनको हम कोट करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे अभी पूरा डिटेल में जब इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको मेंशन करेंगे। फिर हमारा सबसे पार्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, की इस अनुसंधान का क्या महत्व है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। Then steps of writing research report, tips for writing research report, structure of research report, and summary and conclusion. इन सारे आउटलाइन पॉइंट्स पे हम पूरी रिसर्च रिपोर्ट पर अभी डिस्कशन करेंगे। अब बात अगेन फिर से आती है, पहला हमारा पॉइंट था रिसर्च, जिसकी हम एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू स्टडी ऑफ अ natural phenomena or materials or sources or exciting conditions in order to identify facts or to get additional information and derive new conclusions। जहां पे हम कुछ systematic investigations करते हैं, जहां पे हमारा एक फिनोमिना है नेचुरली स्टडी को लेकर, और बहुत सारे मटेरियल सोर्सेज हैं जिनके बारे में बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ ऑर्डर आइडेंटिफाइड होते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम ये माइक अनम्यूट करिए, यश प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, थैंक यू। तो वहां पे हम अभी रिसर्च की बात कर रहे थे कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी विषय है जिसके बारे में हम बात करते हैं तो हम ऐसा इंस्टेंट कोई कमेंट नहीं कर सकते या हम अपनी कोई राय उसमें नहीं दे सकते। वो जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो हमने साइकोलॉजी की पहला यूनिट जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, साइंटिफिक मेथड्स को आपने मर्ज किया, टेस्ट रीटेस्ट मेथड को देखा, तो रिसर्च इन सारे स्टेप्स से निकलकर हमारे पास आता है और उस अनुसंधान के माध्यम से हम किसी विषय पर बात कर सकते हैं। अभी मैंने कोई जनरलाइज अगर आपको बता दिया कि अचानक से ऐसा हो गया तो यू डोंट बिलीव ऑन दिस, कोई भी व्यक्ति उस बात पर, उस विषय पर चर्चा नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी आपके पास कोई न्यूज चैनल या कोई ऑथेंटिक न्यूज या कोई लेटर आपके पास आता है तो इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस, क्यों हमें इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है,
क्या चल रहा है। तो वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जो हमारी रिसर्च है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन क्यों है? क्योंकि हम वहाँ पे साइंटिफिकली उसको प्रूव करके बात करते हैं। उसके ऊपर बहुत सारा एक जो उस विषय के जो ज्ञाता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उस विषय पे काम करते हैं और उसको सिस्टमैटिकली हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अवगुण, उसके किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है, कौन कौन से हमें उसमें ध्यान रखने की बातें हैं, किस तरह से हमें उन चीज़ों को डील करना है, वो सारा मेंशन करते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि रिसर्च रिपोर्ट, हालांकि मैंने अभी आपको काफी कुछ रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बता दिया है, बट यू नीड फॉर अ सिस्टमैटिक राइटिंग ना, आपको एग्जाम में कुछ सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, तो वी जस्ट राइट डाउन कि हम इसको इस स्लाइड को देखेंगे कि व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट। ये पूछा जा रहा है कि अनुसंधान की जो रिपोर्ट है वो क्या है। तो आप जब आंसर फॉर्म में इसको लिखोगे तो यू नीड सम अ लैंग्वेज, क्योंकि समझाना पढ़ाना इज अ डिफरेंट। और जब हम कुछ एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए कोट करते हैं, लिखते हैं, तब हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए होता है, एक कंटेंट चाहिए होता है। तो उस पर हम बात करेंगे। जो उसका आंसर बनता है कि व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या है? अनुसंधान की रिपोर्ट क्या है? रिसर्च रिपोर्ट इज अ वेल crafted document that outlined the processes, data and finding of a systematic investigation। जहां पे हम अभी तक बात करते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। रिसर्च रिपोर्ट जो है, अनुसंधान की जो एक रिपोर्ट है, वो एक वेल क्राफ्टेड होती है, एक तरीके से बनाई गई डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आउटलाइन बहुत तरीके से बनती है, प्रोसेस होती है। उसके अंदर डेटा मेंशन होता है। डेटा मींस, मैंने बात करी कि हम एआई की बात करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, लेकिन जब आपका रिसर्च रिपोर्ट बनता है और वहां पे जो डेटा होता है, वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? जहां पर एआई को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो एआई का यूज करते हैं, वो कितना आपके काम को कम कर रहा है, कितने लोग उसको यूज करके उससे बेनिफिटेड हैं, कहाँ पे उसके बेनिफिशियल्स नहीं है, कहाँ पे उसके इवोल्यूशंस हो रहे हैं, किस जगह एआई को यूज करने से मैन पावर का जो है लॉस हो रहा है। इन सब चीजों पे वर्किंग होती है जिसे हम डेटा कहते हैं। और वो डेटा जो है हमें रिसर्च के माध्यम से मिलता है कि हाँ, इतने जो है 300 ऑफिसेज में एआई को यूज करने से आपका जो बहुत सारे आवर्स का वर्क था वो डाउन हो गया, बहुत जल्दी आप फास्टर हो गया, 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में अपने रिपोर्ट्स को कंप्लीट कर रहे हो, अपने एनालिसिस को कंप्लीट कर रहे हो। नाउ डेज आपने देखा होगा कि जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो हम पहले सोचते थे कि कब रिजल्ट आएगा, कुछ 2 महीने 3 महीने बाद आता था। नाउ डेज आप देखिए कि विद इन अ वीक या 10 डेज या 2 या 4 डेज में भी तुरंत ही जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, यू हैव अ आंसर की। और 5 to 8 या 10 डेज के दरमियान में बहुत बड़े बड़े एग्जाम, आपने अभी आईआईटी का एग्जाम देखा होगा कि 26 या 27 को आईआईटी का एग्जाम हुआ, एंड टुडे दे हैव अ गेट अ रिजल्ट। तो ये सब कार्य जो है वो किसके माध्यम से हो रहा है? ये सभी काम आपके प्रोसेस से हो रहे हैं, डेटा कलेक्शन से हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हम क्या हो गए, फास्ट हो गए, तो हम अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करते हैं। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस एंड इट इज typically considered as an objective and accurate source of information। अगेन वही बात कि जब वो रिसर्च प्रोसेस के अकाउंट से निकलता है, फर्स्ट हैंड अकाउंट है, और वो बहुत कंसिडर्ड कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को, किसी भी क्षेत्र के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को और एक्यूरेट सोर्सेस को हम जब एक सूचना के रूप में देते हैं, तो उस रिपोर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। A research paper report is a systematic write-up on the findings of the study, includes methodologies, discussions, conclusion, etc. Following a definite style। जो ये तरीका है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का, वो एक क्रमबद्ध लिखने का तरीका है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो स्टडी हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। सर ने आपको बहुत सारी मेथोडोलॉजीज बताई थी, जिसमें हमने सैम्पलिंग ली थी, किस तरह से जो प्रीवियस जितने हमारे लेक्चर्स थे उनमें किस तरह से आप सैम्पलिंग करेंगे, उन पे कौन से मेथड्स लगाएंगे, इंटरव्यू लेंगे ना, क्वेश्चनर मेथड्स यूज करेंगे, टेस्ट रिटेस्ट मेथड यूज करेंगे, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो वैलिड टेस्ट है उसको लेंगे, तब जाकर ये पूरा आपका अनुसंधान का रिपोर्ट जो है वो तैयार होता है।
यहाँ तक हमने अभी रिसर्च रिपोर्ट की बात करी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च, कि प्रेजेंट में क्या उसका रिजल्ट है रिसर्च का। सेकेंड, अलाउ रिसर्च रिजल्ट्स टू इनवेरिएबल एंटर द जनरल स्टोर ऑफ नॉलेज। हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च का क्या पर्पस है, किसी भी खोज का क्या कारण है। अचानक से आपने, अगर आप रिसर्च पे बात करने आपका ध्यान जाता है, तो अभी तक जो हमारी जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, वो साइंस, म्यूजिक, आर्ट, आर्कियोलॉजी, है ना, एंड वॉट एवर, आर्टिस्टिक कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी जितनी हम कास्ट की बात करते हैं कि मानव जाति, हमारे ग्रंथ, नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर जहां पे बहुत सारे रिसर्च हुए। तो उन रिसर्च से हमें क्या मिला? वी जस्ट हैव अ बैंक ऑफ नॉलेज। हमें जो ज्ञान मिला है वो उन रिसर्च के माध्यम से ही मिला है। आज हमारा जो कम्युनिकेटिव पार्ट है, हम जिस पे बात करते हैं, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारी सोर्सेज हैं, वो हमारे रिसर्च के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। कि हम फला टॉपिक पे कोई भी अगर कमेंट करते हैं, तो उसके पहले आपका कॉग्निटिव पार्ट कैसे डेवलप हुआ? कॉग्निटिव कॉग्निशंस मीन्स अ प्रीवियस नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रीवियस नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको कहाँ से मिलेगा? जहां पे अगर आपने किसी रिसर्च पे ध्यान दिया, आपने अखबार को पढ़ा, आपने कोई मैगजीन पढ़ी, आपने कोई बुक पढ़ा, कोई पेपर पढ़ा, जहां पे आपने उस विषय के बारे में ज्ञान को अर्जित किया, ज्ञान को लिया, वो नॉलेज आपके बैंक नॉलेज कहलाती है। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अगर रिसर्च किसी विषय पे होती है, तभी आप उसके बारे में ले सकते हैं। Then provide a persuasive argument to reader of what researcher has found, कि यहाँ पे पर्पस है उसका कि हमारा जो प्रोवाइड है, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट है रीडर्स का, कि मैं क्यों इसको खोज रहा हूं, उसका आंसर हमें रिसर्च रिपोर्ट में मिलता है। अलाउ रीडर्स टू रीड सेलेक्टिवली, और हम उनको अलाउ करते हैं कि आप, जो रीडर है, जो रीड कर रहा है, वो अपनी जो सेलेक्टिव, उसका ऐसा नहीं है कि मुझे फला पॉइंट पे साइकोलॉजी के सिर्फ मुझे सोशल साइकोलॉजी पे ही काम करना है, बट समबडी नीड्स कि मुझे क्लिनिकल पे काम करना है कि किस तरह से मानसिक बीमारियां होती है। और कुछ लोगों का है कि मुझे अप्लाइड साइंसेस पे काम करना है, मैंने क्लिनिकल में पढ़ा कि फला फला बीमारी इस तरह से होती है, बट मुझे नीड है कि मैं उसको ट्रीटेड करूं, मैं उसे ट्रीटमेंट दूं। तो वो वहां पे थेरेपेटिक पार्ट में जाएगा और थेरेपीज के माध्यम से उस पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेगा। तो वी हैव टू बी अलाउड, जो रिसर्च है और जो रिसर्च रिपोर्ट है, वो उसको अलाउ करती है सेलेक्टिवली कि मैं इस विषय के फला पार्ट में पॉइंट टू पॉइंट इस पार्ट पे ही काम करूंगा। एड वैल्यू टू रिसर्च रिजल्ट्स बाय इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू अदर्स, और हमारे जो वैल्यूज हैं उस रिसर्च को करने से, लाइक दैट मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू साइकोलॉजी, और मैं क्लिनिकल पार्ट से बिलोंग करती हूँ, और मैं थेरेपेटिक को भी उतना ही वैल्यू करती हूँ। तो क्लिनिकली आई नो वेरी वेल कि एंजाइटी कैसे होता है, स्ट्रेस होता है, उसके बाद बहुत तनाव हो जाता है, पर्सन गोइंग टू डिप्रेशन। बट मेरी ऐसा है कि मैं डिप्रेशन के केस को डील करूं, उसको खुद लाइव देखूं और अपनी वैल्यूज उसके ऊपर इनपुट करूं, जो सोसाइटी को काम आए कि किस तरह से मैंने डिप्रेशन को डील किया किसी पर्सन की एंजाइटी के साथ। तो वो वैल्यूज को कम्युनिकेट करने के लिए आई नीड अ वन रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च करा, वहां तक भी बहुत अच्छा है, मेरे को नॉलेज हुआ, लेकिन उसका रिपोर्ट अगर मैंने तैयार नहीं करा, और रिपोर्ट बनाने के बाद अगर मैंने उसको पब्लिश नहीं करा, तो वो रिपोर्ट जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी, स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगी, और उस रिसर्च रिपोर्ट का वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसको ऐड वैल्यू करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, वी नीड दैट कि हमें कम्युनिकेट करना है टू अदर्स, और उस रिसर्च को हमें वैल्यू करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ 3-4 स्लाइड्स पढ़ी हैं। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आप मुझे ऑडिबल हूं, सुनाई दे रहा है? प्लीज, इंटरैक्टिव सेशन इज गुड। अगर आप में से कोई मुझे बताएगा कि किस तरह से अभी तक आपने रिसर्च रिपोर्ट तैयार करा, देन आई विल गो नेक्स्ट स्लाइड। एनीबडी, एनी ऑफ स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग? यस मैम। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा इसको कंफाइन करें। ठीक चल रहा है सेशन?
Yes, ma'am. Please Perfect. continue. ओके, ठीक है। अभी Please तक continue, ma'am. हमने बात करी है व्हाट इज द रिसर्च, रिसर्च का पर्पस क्या है। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताएं अभी हमने क्या बात करी, या कोई अपना एग्जाम्पल दें रिसर्च को लेकर जिसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एनीबडी, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू योर साइड ना, आप बताएंगे तभी इस सेशन का कोई सेंस बनता है। बाकी तो बहुत सारे क्लासेस हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, आप सुन सकते हैं। एनीवेज, चलें आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट। अभी हमने रिपोर्ट की बात करी, बार बार हम हर स्लाइड पे रिपोर्ट को लेके चलते हैं, बट यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीजों को हमें मेन पॉइंट बनाना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि व्हाट इज फोकस, क्या है हमारा मेन पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी, कि जितना भी हो कम से कम उसमें आप एरर करने की, देखिए ह्यूमन बीइंग है, जैसा हमने रिसर्च में पढ़ा कि 0.95% और ऐसा, तो हम कुछ 0.5% तो एरर मान के चलते हैं। वो एनवायरमेंटल एरर या जो भी एरर है उसको माइनस करते हुए जितना हो सके रिसर्च के ऊपर एक्यूरेसी से काम करें। थर्ड पॉइंट आता है क्लैरिटी, आपकी भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आप बना रहे हो वो हर एक सोसाइटी का व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश जानता है, वो लोकल लैंग्वेज जानता है, वो और भी जिस तरीके से हिंदी समझता है, व्हाटएवर जो भी आपका जो रिपोर्ट तैयार है उसका क्लैरिटी, जो आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, जो आप मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, आपने जो डेटा को कलेक्शन करने के बाद टेबल फॉर्मेट, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसको कि हम रिपोर्ट को कैसे तैयार करेंगे, तो उस रिपोर्ट में जो मेंशन, जो भी तरीका है, जो भी आपने पॉइंट को मेंशन किया है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो सके। और कंसाइज मीन्स आप अपनी चीज को बहुत एलोबरेट कर देंगे। बहुत ऐसा होता है, कोई रिपोर्ट्स होती हैं जो 100-200 पेजेस की होती हैं, तो हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रिपोर्ट हो जिसमें आपका इंटरेस्ट बने और हर एक जो वर्ग का, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, जो भी लेवल है वो लेवल उनका पढ़े और उसके बारे में उनको वो रिपोर्ट उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से अपनी जो लैंग्वेज में हम डाला है और हम जो बात बताना चाहते हैं सोसाइटी को उसको पहुंच पाए। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट की क्या महत्व रखती है। सबसे पहला जो महत्व है वो है बैंक ऑफ नॉलेज, आपका जो नॉलेज बैंक है वो बढ़ाता है और नॉलेज को वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है। मेरा नॉलेज बढ़ गया, मैंने कोई रिसर्च किया, मैंने गर्ल चाइल्ड पे काम किया, मैंने अभी बहुत मैराइटल इश्यूज हो रहे हैं उन पे काम किया, लेकिन मैंने उस नॉलेज को अपने तक रखा और अपने पास एक बुक बना के रख ली या रिपोर्ट बना के रख ली, तो वो क्या हुआ, मेरा नॉलेज बढ़ा लेकिन उससे किसी और को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम उस रिपोर्ट को पब्लिश करें और उसको ट्रांसफर करें। किस में करेंगे, सोसाइटी में करेंगे, अलग अलग स्कूल्स में करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सर्व करेंगे। तो आपका नॉलेज जो है, जो रिसर्च आपने किया है, उस रिपोर्ट के माध्यम से नॉलेज हमारा ट्रांसफर होगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप्स, कई बारी होता है, अभी हम कई इश्यूज पे काम करते हैं। थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया था कि हम बात करेंगे किसी सेमिनार पे, वो सेमिनार का टॉपिक होगा पेरेंट्स एंड जो आपके चाइल्ड है उनके बीच में जो नॉलेज का गैप है। मीन्स एक पीढ़ी का अंतर आता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम हमारी लाइफ में ऐसा करते थे एंड नाउ द चिल्ड्रंस आर नॉट लिसनिंग, कि वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो उसको नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो दो बातों का अंतर है वो हमारे नॉलेज के गैप्स का डिफरेंस है। तो जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्यों ये कारण बना, पेरेंट्स स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में कहाँ पे गैप आता है, वो हम कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करते हैं। थर्ड वन इज अ गाइड टू राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, और हम जो गाइड करते हैं राइटिंग, लिखने के लिए, तो वो रिसर्च रिपोर्ट हमारे को प्रमोट करता है कि किस तरह से किसी भी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारा सर्व करने का है, जिसके हमें फोकस करना है कि नहीं। हमने बहुत रिसर्च किया, हमने कोई 6-7 पैरामीटर्स लिए
ऑब्जेक्टिव्स लिए, लेकिन हमें बात करनी है एंजाइटी की, तो हमें किस तरह से उस राइटिंग रिपोर्ट में एंजाइटी को एम्फेसिस करना है, कैसे उसको फोकस करना है, वो राइटिंग रिपोर्ट जो है हमें गाइड करती है आगे अपने जो लोग हैं उनको बताने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू गैदर रिसर्च डेटा फॉर रिपोर्ट। अभी हमने इसका मेन पॉइंट, हमने रिसर्च की बात करी, देन हमने बात करी रिसर्च रिपोर्ट की कि हम उसको कैसे लिखेंगे, लेकिन लिखना जो है वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, जिसके हमने डेटा मीन्स जो आपका आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा? आंकड़ा नंबर्स का नहीं, डेटा मीन्स जहां पे हम, जैसे अभी हमने कोई मेंटल हेल्थ पे काम किया, तो मेंटल हेल्थ पे काम करते वक्त हमें जो बीमार लोग हैं, तो कैसे बीमार लोग, कुछ को बुखार है, किसी को जॉइंट्स का पेन है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। ओके, तो अब हमें कैसा पेशेंट चाहिए? जिसको एंजाइटी है, जो एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो डिप्रेशन के केसेस हैं, तो ये जो लोग हैं वो हमारे क्या हुआ? डेटा बैंक हुआ। तो यहाँ पे हम उस डेटा को, रिसर्च डेटा को रिपोर्ट में कैसे मेंशन करेंगे और किस तरह से गैदर करके बात करेंगे, वहां पे कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहला पॉइंट, डेटा कलेक्शन करते वक्त उसकी प्रॉब्लम क्या है, हमें उसकी क्या समस्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। उसको चिंता होती है, बार बार आपको पेशेंट बोलेगा कि बहुत चिंता होती है, एकदम से घबरा जाते हैं, तो आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि एकदम से घबरा जाते हैं सामान्य व्यक्ति होगा, तो अगर आपने बोला कि तूफान आने वाला है, तो शुड ओके कि अगर कोई स्टॉर्म है, कोई तूफान आने वाला है, तो आप क्या करोगे कि देख लोगे, ठीक है, इट्स ओके। फिर आप कहीं कुछ चैनल वैनल चेक करोगे कि कोई फोरकास्ट तो नहीं आया। यहाँ तक की चिंता जायज है ना, ये आपका एक सिंपलेस्ट जो एक मिनिमम एंजाइटी लेवल होना चाहिए। लेकिन आपने अचानक से पूरे घर को पैक कर लिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, फैमिली मेंबर्स को भी बोल दिया कि सब लोग घर पे आ जाओ, तूफान आने वाला है, सब अपना काम वाम छोड़ दो, इट इज द साइन ऑफ कि वहां पे कुछ उसको समथिंग प्रॉब्लम है। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं कि इस तरह के कितने व्यक्ति हैं, मिनिमम एंजाइटी वाले कैसे हैं, एवरेज एंजाइटी भी होती है कि थोड़ा ज्यादा कर लिया, ठीक है, इट्स ओके कि उनके कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसे रहे तो उन्होंने थोड़ा उस पर लोड लिया। तो व्हाट इज द बिहाइंड इट, उस समस्या के पीछे रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाइड करना। सेकेंड पॉइंट आता है नो व्हाट रिपोर्ट सिक्स टू अचीव, कि हमें उस रिपोर्ट पे क्या अचीव करना है, इसके बारे में हमें पूरा अपना पॉइंट पे फोकस करना है कि भाई इसको एंजाइटी है तो हमें अब इस एंजाइटी को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है ना। तो आपका गोल सेटिंग करना कहते हैं इसको, कि इस रिपोर्ट को सिक करने से पहले इसका गोल सेटिंग क्या बनेगा। आइडेंटिफाई ऑडियंस, और आप देखें कि फैमिली मेंबर्स आपको कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे, जहाँ पे इंस्टीट्यूट पे वर्किंग करते हैं, तो अगर आपने कुछ उनको जानने की कोशिश करी, तो जो ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करें कि कितना फेवर में, क्योंकि अभी हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि मेंटल हेल्थ को लेके कई पीछे कारण होते हैं, कई ऐसे मेंटल हेल्थ के केसेस आते हैं जिनमें उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनकी कई इश्यूज हैं, जिन पे वो गलत आपको फीडबैक देते हैं और उसको डिप्रेशन में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो मोटिव है वो अलग है। लेकिन वी शुड बी अवेयर फॉर दैट, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इन बातों का ध्यान कैसे रखेंगे? कोई रिसर्च आपके पास होगी, कोई रिपोर्ट आपके पास होगी कि ऐसा केस कभी हुआ था, वो एक्नॉलेज करेंगे आप, तभी उसके ऊपर काम कर पाएंगे। क्रिएट सर्वेज, अगर हमें अच्छा डेटा जो कलेक्ट करना है तो आपके सर्वेज आप बहुत पावरफुल होने चाहिए। और आप क्या क्वेश्चनर्स यूज करते हो, कौन सी प्रश्नावली लेते हो, वो वैलिड है, रिलायबल है, कितने लोग इस पे काम कर चुके हैं, क्या वो उसके लिए ही, मेंटल हेल्थ के लिए बना है, क्या वो एंजाइटी के लिए ही बना है, क्या वो पर्सनैलिटी के लिए बनाए। आप मेंटल हेल्थ और इन इश्यूज को छोड़े तो नॉर्मल पर्सनैलिटी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या वो पर्सनैलिटीज के लिए बना है। इस तरह से हमें अपने क्वेश्चनर्स और सर्वेज के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आए हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च रिपोर्ट को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इधर उधर हम कोई बात नहीं करेंगे कि उसका इम्पैक्ट ऐसा है वैसा है। हमें बहुत ज्यादा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम पीएचडी की जो रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है ये
कि वो कितने पेजेस में होनी चाहिए। नाउ डेज नॉट मेंशन द पेजेस, वो कितनी क्वालिटेटिव होनी चाहिए, है ना, उसकी क्वांटिटी से मतलब नहीं है। आपके 2 वर्ड्स है, अगर मैंने आपको पूरा रिसर्च रिपोर्ट 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, 4 वर्ड्स में बताया, लेकिन वो वर्ड्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, वो कितना आपको लॉजिकली आपको एनालाइज कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका क्वांटिटी से नहीं, उस सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन, और पहले पेज से हम सिर्फ इस चीज में प्रिपेयर करें कि लास्ट जो हम उसको कन्फाइन कर रहे हैं, कंसाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट, और कोशिश करेंगे हम कि पहले उसका रफ ड्राफ्ट करें, उसको पब्लिकली बताने से पहले हम उसको रीटेस्ट, कहते हैं ना टेस्ट रीटेस्ट, मतलब बार बार उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसका रफ प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि जो अब हम सर्व करें अपनी रिपोर्ट को वो क्वालिटी उसकी मेंटेन हो। री राइटिंग एंड पॉलिशिंग, बार बार लिखें। री राइटिंग मीन्स उसको कंसाइन करने की कोशिश करें, छोटे वर्ड्स में, कम शब्दों में, क्योंकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी अनुसंधान को पढ़ने वाले हैं, जो रिसर्च पढ़ने वाले हैं, उनके पास हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम ना हो, बहुत बड़ा रिपोर्ट देखकर वो उसमें इंटरेस्ट ना लें, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है, किस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर री राइटिंग और पॉलिशिंग की कोशिश करें। यही हमारी लाइफ का भी फंडा होता है कि हम अपनी चीजों को, अगर आप कुछ कुकिंग करते हैं तो किस तरह से उसको सर्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसका टेस्ट बाद में, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रेजेंटेशन आपके मोटिव्स को, आपकी हंगर को, आपकी थर्स्ट को बढ़ाता है। उसी तरह से रिपोर्ट का जो राइटिंग है, उसको रीड राइटिंग और पॉलिशिंग करने का पर्पज है कि हम उसको बहुत अच्छे से सर्व कर पाए। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मीन्स जहां से भी आपने कंटेंट लिया है, आपने रिसर्च किया, लेकिन उससे पहले उस विषय पे कुछ लोगों ने काम किया होगा, कुछ कोट किए होंगे, कुछ मैसेजेस दिए होंगे, कई साइंटिस्ट ने काम किया होगा, तो उन्होंने किस तरह से उसको किया, और आप अपने बिब्लियोग्राफी मीन्स उनका जो आप मेंशन कर रहे हैं बिब्लियोग्राफी में, उनका इंट्रोडक्शन जो आप पीछे लिख रहे हैं कि उनका टॉपिक क्या था, उन्होंने कहाँ प्रेजेंट किया, उस बिब्लियोग्राफी की हमें बराबर अपने साथ तैयारी करनी है। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं वो लिया था, लेकिन उसके बारे में हमने उसका एड्रेस नहीं लिया कि फला बुक से लिया था या फला व्यक्ति ने लिखा था, वो हमने कोट नहीं किया, कंटेंट तो हमारे पास है। ऐसा नहीं है, आपने जहां से भी, क्योंकि वो कैसे आप जब रीचेक करोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन में ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसको आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे। एंड लास्ट वन इज राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। जब हम ये पूरा चेन पढ़ लेंगे, पूरे ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद हमारा जो राइटिंग ड्राफ्ट है वो फाइनली रेडी होगा। अगर हम कुछ टिप्स की बात करें तो टिप्स फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट: prepare the context before starting to write and start from the basics। हमेशा भी, मैंने पहले भी बताया कि व्हाट इज द रूट कॉज, कोई भी फाइंडिंग्स है उसका रूट कॉज कहाँ से शुरू हुआ है, उसके बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में हम जरूर से बात करें। कीप द टारगेट ऑडियंस इन माइंड while selecting a format that is clear, logical and obvious to them। वो बहुत क्लियर, शुरुआत में मैंने आपको बोला कि ऐसा लैंग्वेज हो, इतनी क्लैरिटी हो कि कोई भी, अगर आप कोई डायग्राम भी बनाते हैं, आप कोई ग्राफ बनाते हैं, तो इतना क्लैरिटी हो कि वो बहुत आसानी से हर एक, देखिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स है वो एक फेलियर स्टूडेंट होगा, एक जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स वाला होगा ना, जो 95% लेके आएगा, एक स्टूडेंट होगा एवरेज, और कुछ जो 60 to 80% एंड समवन इज अ 50%। तो हमें जब क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं तो कैसा बनाते हैं, हर एक स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए कि बच्चा कुछ ना पढ़े फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके पास हो जाए, कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट क्लास आते हैं और कुछ ऐसे बच्चे क्यूरियोसिटी वाले होते हैं कि नॉर्मल पढ़ाई है, हमारा डिस्टिंक्शन कैसे आएगा, तो उनको ध्यान रखते हुए कुछ 2-4 क्वेश्चंस हम इतने हार्ड बनाते हैं कि वो जो थॉरो स्टडी करा है, जिसने अपने बेसिक्स को पढ़ा है, वो ही वो बच्चा क्वेश्चन को, लेकिन वो पेपर हर एक वर्ग के लिए है, हर एक स्टैंडर्ड के लिए है, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा है, चाहे वो डल है, चाहे वो मीडियम है, उस पेपर को चैलेंज नहीं करा जा सकता, वो हर एक बच्चे के लिए। वैसे ही आपकी जो रिपोर्ट है वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, और उसमें ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं, ऐसे कुछ चार्ट हैं जिनको देखकर वो समझ जाए, तो आपका जो रिपोर्ट है वो बहुत क्लियर, लॉजिकल और बहुत ऑब्वियस, मीन्स बहुत स्वाभाविक होना चाहिए।
हैव अ क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और आपने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं कि जैसे महिलाओं में चिंता का स्तर अधिक होता है पुरुषों की तुलना में, ऐसा कोई आपने ऑब्जेक्टिव लिया, तो अब आप ऐसी बात करें तो क्या कारण है इसके पीछे, तो आपके जो लॉजिक्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। स्टैब्लिश्ड वर्किंग मॉडल, और जब भी आप रिसर्च पे काम करें तो एक ऐसा स्टैब्लिश करें वर्किंग मॉडल कि जिसको सालों साल आपके रिसर्च को याद रखा जाए, आपकी रिपोर्ट को याद रखा जाए। और वी हैव टू, हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम इस धरती पे आए हैं और इतना हमें भगवान ने ब्रेन फास्ट दिया है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए कि वी हैव टू इस मनुष्य जन्म में आए तो कुछ ऐसा करें। ये हमारा एंथुसिज्म होना चाहिए, लाइफ का गोल होना चाहिए कि कुछ तो इस पृथ्वी पर या इस मनुष्य की प्रजाति को दिया जाए ताकि वो हमें सालों साल रख सकें, याद रख सकें। तो उसके लिए सिर्फ हमें वर्किंग मॉडल पे ही काम कर सकते हैं। बाकी तो एक जीवन है, वो एक समय के साथ, उम्र के साथ आता है और वो चला जाता है। और कई मनुष्य ऐसे, कई ह्यूमन बींग्स हैं जो आकर चले गए, बट अगर उन्होंने कोई वर्किंग मॉडल पे काम किया तो जरूर से हमने उनको याद रखा है। गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च टॉपिक्स। ऑब्वियस ही बात है कि हम जब रिसर्च करेंगे तो खूब सारा रिसर्च टॉपिक पे गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, सूचनाएं जहां से भी मिलती है वहां से आप लीजिए। रीड अलाउड वाइल राइटिंग, और आप जब लिखते हैं तब पूरा अलाउड, पूरा अच्छे से पढ़ें हर चीज को। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, इतना आप लोगों को मटेरियल आया है, ये आया है, तो उसको खूब अच्छे से, खूब बहुत आराम से पढ़ें और उसके ऊपर काम करें। तो उसका जो आपको है बाद में रिजल्ट, जब आप उसको बाद में, उसके बाद जब निकलेंगे उस फेज से, उसके बाद उस कार्य को करने में आपको बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज यूज फॉर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनको हमें यूज करना पड़ता है, बिकॉज आपकी जो रिपोर्ट है उसको आपको बहुत ऑर्डरली, बहुत लॉजिकल मैनर में लिखना है। तो वहाँ पे आप उसके बारे में बात करेंगे। और उसको एक जो फॉर्मेट मिलता है हमें यूनिवर्सिटीज और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको दिया जाता है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि किस तरह से उनको लिखा जाता है। कुछ किस तरह से आपने उनको फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे स्पेसिंग देनी है, कुछ स्पेसिफिक सजेशंस होते हैं, जैसे 2 sentences डिस्क्राइब द जनरल प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस्ड एंड देन इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस दैट योर पर्टिकुलर स्टडी कंसिडर्ड। कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके हाइपोथेसिस क्या हैं, उसमें 1-2 सेंटेंस आपको डिस्क्राइब द टेक्निक्स, आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करी है उनके बारे में बात करनी है। 1 and 3rd सेंटेंस में आपको रिपोर्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करनी है। लास्ट सेंटेंस आपका आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो आपका रेफरेंस है आर नॉट साइटेड इन एन एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिर हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको लिखना है। इसके पहले हमारा एक स्लाइड रह गया, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड था वो था एब्स्ट्रैक्ट को लेके। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में, कि जो समराइज्ड होता है कि क्यों हमने काम किया, कैसे किया। यहाँ पे एक जो डायग्राम दिया गया है उसमें 5 WS को मेंशन किया गया है। 5 WS मीन्स कि कौन कौन से 5 वाइज, वाई क्यों हमने इस टॉपिक को लिया, हु इसके ऊपर कौन लोग हैं जिन्होंने काम किया, व्हाट क्या है ऐसा जो इसकी रिसर्च में आया, व्हेन कब कब किया गया, और वेयर कहाँ कहाँ किया गया, एंड लास्ट वन इज 1H जहाँ पे हाउ की बात की है। तो वो कैसे किया, इन सब ने ये इतने सारी वाई हु व्हाट का आंसर किए, कैसे हुआ, ये सारा जो समराइज्ड है इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें, एन एब्स्ट्रैक्ट इज एन overview that highlights all important aspects of the research, including the research methods, data collection process, and research finding, typically 250 words and goes straight to the point। अगर आपने कभी काम किया या आप एमए में, हम लोग इसीलिए डेजिटेशंस कराते हैं ताकि हम बच्चों को बता पाएं कि जब हम कोई भी पेपर राइटिंग करते हैं या हम
कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं या हम किसी विषय पे काम करते हैं, तो फर्स्ट वी सबमिटेड द एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमें 250 वर्ड्स में, मिनिमाइज वर्ड्स में उसको लिखना होता है। इसके बाद हम कीवर्ड्स की बात करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें। जहाँ पे इट इज ऑफन टू necessary to include keywords that will be indexing to help others locate your study। उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन लोग इसके ऊपर काम करते हैं और किस तरह से लॉकेट करते हैं योर स्टडीज को। यूजुअली 5 to 10 कीवर्ड्स हैं जिनको हमें फोकस करना होता है, उनके ऊपर हमें काम करना होता है आइडियली, और उसको इंडेक्स में हम यूज करते हैं। और किस तरह से उनको यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड्स जो हैं वो मेरे हाईलाइटेड हैं और इनके ऊपर मैं काम करूंगी या व्यक्ति करेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हमने इससे पहले किस तरह से आपके रिसर्च का डिजाइन रहेगा, उसमें क्या सैंपल होंगे, क्या सेटिंग्स होंगे, आपका डेटा कलेक्शंस कैसा रहेगा, आपका प्रोसीजर क्या होगा और आपका डेटा एनालिसिस कैसा रहेगा। देन हम बात करेंगे आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिसर्च डिजाइन। वहां पे एक चैप्टर जो होगा वो पूरा आपका रिसर्च डिजाइन को लेकर होगा, मेंशन्ड होगा। उसके ऊपर बात की जाएगी कि वो किस तरह से आपके सोर्सेज ऑफ डेटा रहे, कहाँ पे आपने किस जगह कहाँ पे डेटा कलेक्शन किया, फिर आपकी सैम्पलिंग कैसी रही, उनको कैसे गैदर्ड किया, इन सब के ऊपर आप उसको कोट करेंगे। मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा गैदरिंग। उसके बाद आप कुछ मेथड्स जो भी यूज करें, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द डेटा कलेक्शन, इंक्लूड द फॉर्म्स और मैनर बाय विच इट वाज रिकॉर्डेड। तो वहां पे एक मेथडोलॉजी करके पूरा चैप्टर होगा, उसके अंदर ये सारे जो है मेंशन रहेंगे। उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरा एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, उसके अंदर चैप्टर होता है। मेथडोलॉजी के बाद आता है जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन एनालाइजिंग द डेटा एंड डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। जहाँ पे हमने जो डेटा कलेक्शन किया है उसको किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट लेवल पे लिया है और उसका मैथमेटिकल कैसे यूज करके, कौन सा फॉर्मेट लगाया, कौन सा स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला यूज करके, अनोवा, 2 वे अनोवा, 1 वे अनोवा, जो भी हमने यूज किया है उसका एक्सप्लेनेशन हम उस रिपोर्ट में देंगे। देन इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्पॉन्स रेट्स एंड रिस्पॉन्स बायस टू बी रिटर्न। हम जितना भी हो सके बायस्ड होके उसको राइट करेंगे। शुड डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स, और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी पार्टिसिपेंट्स की उनके ऊपर हम बात करेंगे। डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स यूज्ड इन द एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि जितने वेरिएबल्स हैं उनके मेजरमेंट्स के बारे में, उनके एनालिसिस के बारे में हम उनको बता पाएं। कुछ पॉइंट्स और आते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्डिनरली कम फर्स्ट टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ स्टडी वेरिएबल्स। कोशिश करें कि हम स्टैटिस्टिक्स को ऑर्डिनरली यूज करें और उनके जो स्टडी वेरिएबल्स हैं उनके ओवरव्यू को देने का प्रयास करें। Analyze should be addressed as per the research questions और hypothesis have numbered, और कितने आपके research questions हैं। hypothesis means a tentative answer कि इस तरह का हमारा research है और ऐसा उसका आंसर होने वाला है, उसको आप कोट करें। The level of significance is typically set at 0.05 लेवल पे हमें उसको सेट करना रहेगा। Write in third person and past tense and describe what you did, और जो भी आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने जो भी लिखा है उसके, जो भी किया है उसके बारे में डिस्क्राइब करें। 4 फील्ड स्टडीज इंक्लूड द लोकेशन एंड टाइम्स दैट डेटा वर कलेक्टेड। जब भी हमारे रिसर्च रिपोर्ट बने तो उसका फील्ड स्टडी लिखेंगे, इंक्लूड लोकेशंस लिखेंगे और टाइम दैट वर, जो भी टाइम हमारा है डेटा वर कलेक्टेड। अवॉइड द यूज ऑफ स्लैंग ऑफ, कोई भी ऐसा गलत लिखने की हम कोशिश करें कि हमसे कोई भी गलती ना हो पाए। यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो 3 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन आर
normally included when reporting the results of statistically tests, the value of the calculated statistics, कि हमारा जो वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स का वो हम सही सही बताने की कोशिश करें. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंस लेवल, जिसके बारे में पहले आपकी जो क्लासेस हुई है उनके उसमें हमने बात करी है. फिर आपके कॉलम एंड रो हेडिंग, सब हेडिंग्स, आपका न्यूमेरिकल बॉडी कैसा रहेगा डेटा का, अलाइन द कॉलम्स ऑफ नंबर्स बाय देयर डेसिमल पॉइंट्स, हॉरिजेंटल लाइंस कैसी रहेंगी, ये सब एक सेट फॉर्मेट में आता है. जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो थीसिस राइटिंग हो, डेजिटेशन हो, तो वो एक नॉर्म्स सेट होते हैं कि किस तरह का डबल स्पेसिंग है या वन स्पेसिंग है, किस तरह की टेबल्स बनेगी, वर्टिकल बनेगी, लाइंस बनेगी, कितने ग्राफ्स उसमें लगाएंगे. ये सारा आपने कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट देखी हो तो आपने मेंशन किया होगा, उसमें देखा होगा कि बड़ी एक्यूरेसी के साथ उनको डाला जाता है. फिर राइट द एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, यूज अ गुड टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच ऑफ योर पैराग्राफ, अवॉइड डिस्कसिंग द रिजल्ट, समराइज स्टैटिस्टिकल एनालाइज इन टेबल्स एंड फिगर्स. बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक बहुत सारी बात की और जहां तक हो सका है हम उसको क्लियर करने की कोशिश की है. फिर बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, अ रीडर मस्ट टू बी एबल टू लोकेट योर सोर्सेज. अगेन बिब्लियोग्राफी की बात है कि जहां से भी हमने अपना मटेरियल लिया है उसको हम कोशिश करें. देन एट परमिशन लेटर्स, एंड अगर हमने किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर काम किया है, कुछ डेटा कलेक्शन किया है, तो वहाँ की जो परमिशन है उसको भी हम उस रिसर्च रिपोर्ट में फॉर्मेट करें. कुछ जर्नल्स हैं, इस तरह से उनको लिखा जाता है. जो बिब्लियोग्राफी होती है वो जैसे बुक है तो इस तरह से आप उसको मेंशन करेंगे. ओके, और समरी को लास्ट में इस तरह से समराइज करेंगे. ये अलग अलग खूब सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी हमने रिसर्च रिपोर्ट में कोट करने की कोशिश की है. चैप्टर 1 होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है. सेकेंड पॉइंट आपका आता है जहाँ पे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं. थर्ड पॉइंट आपका आता है रिसर्च मैथडोलॉजी को लेकर. इस तरह से अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमने बात की और रिसर्च रिपोर्ट को एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखने की हमें कोशिश रहती है. और वो रिपोर्ट ही आपका पूरा बैकग्राउंड और आपका जो तरीका है रिसर्च को करने का वो आपका शो करता है. तो जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखें या कभी किसी की देखें तो शुड बी अवेयर इन सब बातों को, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आई थिंक पूरा कंप्लीट होता है. जितने टॉपिक्स हैं हमने उनको सबको कंप्लीट करने की कोशिश की है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं. एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क समथिंग, कोई कंफ्यूजन है, कुछ फिर से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़.